Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video at this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Gangan Singh University, Bikaner. In today's lecture series of immunology, I am going to deliver my talk on just a introductory topic, introductory chapter of this branch, immunology and introduction. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज इम्यूनोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इसका पहला लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूं, जो इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशंस, इसका स्कोप, इसकी मेन जो ब्रांचेज है, इम्यूनिटी की मेन जो टाइप्स है, उसके ऊपर ये आधारित है। इस इम्यूनोलॉजी की श्रृंखला में लगभग 12 वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा बारी बारी। इसके बाद में एंटीजन पे एक वीडियो रहेगा, एंटीबॉडी पे एक वीडियो रहेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पे एक व्याख्यान रहेगा, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसके अलावा कैंसर और अलग अलग डिजीज में इम्यूनोलॉजी का क्या रोल है। तो सभी मेन टॉपिक्स को टच करते हुए ये बहुत ही एक सुंदर लेक्चर सीरीज में आपसे शेयर करने जा रहा हूं। So in today's lecture series, I am going to discuss on immunology and introduction. सबसे पहले इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। हाँ, इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी शब्द कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका अर्थ क्या है? The term immunity is derived from a Latin word immunis, which means free of burden. इम्यूनिटी शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा के इम्यूनिस शब्द का अर्थ होता है फ्री ऑफ बर्डन, यानी बर्डन फ्री। फिजियोलॉजिकली इम्यून रिएक्शंस आर इंटररिलेटेड विद टू एक्शंस, फर्स्ट इज रिकॉग्निशन एंड सेकंड इज रेस्पॉन्स। शरीर में जितनी भी इम्यून रिएक्शंस होती है उसमें मुख्यतः दो परिघटनाएं संपादित होती है। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का अर्थ है कि बाहर से जो भी एंटीजन प्रवेश कर रहा है, जो भी माइक्रोब्स प्रवेश कर रहे हैं, जो भी पैथोजेंस पहचान कर रहे हैं, उनकी रिकॉग्नाइज करना, उनकी पहचान करना, और इन एंटीजन के प्रति, इन एंटीजन के फलस्वरूप शरीर में क्या रेस्पॉन्स होती है। तो ये दो परिघटनाएं इसमें बहुत ही मायने रखती है। फर्स्ट इवेंट इज रिकॉग्निशन एंड सेकेंड इवेंट इज रेस्पॉन्स। इस स्लाइड में इसका ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है शरीर में होने वाली इम्यून रेस्पॉन्स का। शरीर में होने वाली जो प्रतिरक्षी प्रक्रियाएं जो होती है, इम्यून रेस्पॉन्स है, इनको दो मेन टाइप में बांटा गया है। एक तो नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स एंड सेकंड इज स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स जो होती है ये शरीर में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट बैरियर्स के कारण उत्पन्न होती है, और ये बैरियर भी 4 प्रकार के हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जनरल बैरियर, सेकंड इज फिजिकल बैरियर, थर्ड इज केमिकल बैरियर एंड फोर्थ इज बायोलॉजिकल बैरियर। और स्पेसिफिक जो रेस्पॉन्स होती है इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये भी दो तरह की है, एक्टिव टाइप और पैसिव टाइप। एक्टिव टाइप में तो क्या होगा, तो कहा कि इसमें बाहर से जो भी एंटीजन प्रवेश कर रहा है उसको शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में मदर और एम्ब्रियो के बीच में प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है। इस प्लेसेंटा के द्वारा मदर में बनने वाली एंटीबॉडीज एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर होती है, या फीमेल के द्वारा जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क के द्वारा भी डेवलपिंग बेबी को एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती है। तो नेचुरल जो इम्यूनिटी है ये दो प्रकार की हो गई है, एक्टिव टाइप और पैसिव टाइप। इसी तरह आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये भी दो तरह की है, एक्टिव टाइप और पैसिव टाइप। एक्टिव टाइप में तो क्या होगा, इसमें बच्चों को इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह का वैक्सीनेशन होता है, अलग अलग तरह की खुराक पिलाई जाती है।
तो छोटे बच्चों में जैसे पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, डीपीडी के टीके लगाए जाते हैं, टिटनस के लगाए जाते हैं, खसरे के लगाए जाते हैं, हैजे के लगाए जाते हैं, हेपेटाइटिस के लगाए जाते हैं। और इन वैक्सीनेशन का भी एक पूरा प्रोग्राम होता है। 2 महीने के बच्चे को कौन सा लगाना है, 6 महीने बच्चे को कौन सा लगाना है। तो ये टीकाकरण का जो अभियान है ये 5 वर्ष तक चलता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं इनका इम्यून सिस्टम इतना विकसित नहीं होता है, इसलिए उनको वैक्सीनेशन के सहारे उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाता है। और 5-6 वर्ष के होने के बाद में इन बच्चों का इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि हड्डियों की बोन मेरो के अंदर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। और उसके बाद में टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर कुछ स्पेशल टीके हैं जो किसी भी एज में लगाए जा सकते हैं, 15 साल की एज में, 20 साल की एज में। अभी जैसे कोरोना का जो वैक्सीनेशन है जिस बन के आया है, तो जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में उनके ये टीकाकरण किया गया है। और सेकेंड फेज में जो ओल्ड एज के जो पर्सन है, 60 साल से ऊपर के जो आदमी है उनको ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसका। और ये जो पैसिव टाइप की जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, इसमें क्या होगा, इसमें किसी दूसरे एनिमल में उत्पन्न एंटीबॉडीज को मनुष्यों के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये अदर एनिमल है, इसमें प्राय घोड़े को जैसे काम में लेते हैं। तो जैसे सांप के जो वैक्सीन बनते हैं जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर घोड़े के अंदर ही इस वैक्सीन को है वो प्रोड्यूस किया जाता है। एंटीबॉडीज इस घोड़े में बनती है, फिर इसका घोड़े का ब्लड निकाल के उसका सीरम सेपरेट किया जाता है। तो इस स्लाइड में ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है शरीर में होने वाली इम्यून रेस्पॉन्स का। अब इन सभी रेस्पॉन्स को एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप विद सूटेबल एग्जांपल में आपसे शेयर करूंगा। तो पहले मैं नॉन स्पेसिफिक कैटेगरी है इसको टच करूंगा, और उसके बाद में फिर स्पेसिफिक जो रेस्पॉन्स है इसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। द इम्यूनिटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। इम्यूनिटी को 2 विशेष कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इम्यूनिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम बैरियर। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा होती है ये कुछ बैरियर की उपस्थिति के कारण होती है, और इन बैरियर्स को 4 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जनरल बैरियर, सेकेंड कैटेगरी फिजिकल बैरियर, थर्ड कैटेगरी केमिकल बैरियर, फोर्थ कैटेगरी बायोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट कैटेगरी जनरल बैरियर। दिस बैरियर में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप। इस प्रकार का जो बाधक स्तर है ये प्रत्यक्ष प्रकार का भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का भी हो सकता है। इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर न्यूट्रिशन को शामिल किया गया है, एक्यूट फेज रिएक्शंस को सम्मिलित किया गया है, फीवर को इंक्लूड किया गया है, आयु को इंक्लूड किया गया है, और जेनेटिक फैक्टर्स को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। इन सभी को बहुत ही समरी के रूप में जैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट जैसे न्यूट्रिशन। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन द पर्सन इज मोर सेंसिटिव टू इन्फेक्शियस डिजीज। और ये अपन जानते हैं कि जो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, जिनको उचित मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, उनकी बॉडी अधिक सुग्राही होती है, ज़्यादा ससेप्टिव होती है, और वो विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े आदमी हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, मेल न्यूट्रिशन के जो शिकार हैं, इन बच्चों की बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और इन बच्चों में संक्रामक रोग जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। सेकेंड इज एक्यूट फेज रिएक्शन। एक्यूट फेज रिएक्शन का अर्थ क्या होता है? दिस रिएक्शन इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द ब्लड। इस प्रकार की जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, इसमें रक्त में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। These changes reduces the virulence property of a microbe। और ब्लड में इस प्रकार के परिवर्तन होने के कारण सूक्ष्म जीव का जो उग्र स्वभाव जो होता है, वायरुलेंट प्रॉपर्टी जो होती है, उसके अंदर कमी आ जाती है। जैसे इन लेडीज गोनोकॉकस इन्फेक्शन रेज्ड ड्यू टू ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्त्रियों में देखा गया कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग फेज होती है, तो उस समय वेजाइनल ट्रैक्ट में हीमोग्लोबिन अवेलेबल होता है, ब्लड अवेलेबल होता है,
ब्लड का प्लाज्मा अवेलेबल होता है, और ये एक तरह का कल्चर मीडियम है। और इस तरह का जब ब्लड का जब मीडियम होता है तो उसमें गोनोकॉकस बैक्टीरिया के संक्रमण की संभावना काफी बढ़ जाती है। थर्ड एस्पेक्ट इसमें फीवर। द फीवर इज ड्यू टू डेविएशन इन थर्मोरेगुलेटरी सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस। अपने शरीर का जो ताप नियंत्रण केंद्र है ये हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस से भी जब भी डिस्टर्बेंस होगा है शरीर के तापमान में परिवर्तन होता है। राइज इन बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू होस्ट। अब शरीर का तापमान बढ़ता है तो इसमें मानव की सुरक्षा ही है। इसके पीछे रीजन क्या है? तापक्रम बढ़ने से इंड्यूस द ल्यूकोसाइट सेल्स। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ल्यूकोसाइट का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इज सीज्ड। आयरन की उपलब्धता में कमी आने के कारण सूक्ष्मजीवों की जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है। इट इंड्यूसेस द स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ इम्यून सिस्टम। इन विशिष्ट अभिक्रियाओं के कारण इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्रेरित होता है। इसलिए शरीर में बुखार का आना ये एक फायदे का सौदा है। लेकिन तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो बहुत ज्यादा तापमान के कारण कई बार एंजाइम जो होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, और कई बार मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। एज ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। ह्यूमन बीइंग्स आर मोर सेंसिटिव एट अर्ली स्टेज और अडल्ट स्टेज। तो मनुष्य में छोटी आयु और ओल्ड एज, इन दोनों में मानव शरीर जो है वो बहुत सुग्राही होता है। इन अर्ली एज एंड वेरी ओल्ड एज द ससेप्टेबिलिटी फॉर एनी इन्फेक्शन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। तो छोटी आयु के जो बच्चे हैं ओल्ड एज के जो बूढ़े जो आदमी हैं, ये विभिन्न रोगों के प्रति सुग्राही होते हैं। एट ओल्ड एज इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक। वृद्धावस्था में प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। एंड होम्योस्टेसिस इज डिक्लाइन, यानी शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखने की जो फिनोमिनन होती है उसके अंदर कमी आ जाती है। तो आयु भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ माइक्रोब्स एंड होस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन अफ्रीकन मलेरिया इन्फेक्शन इज वेरी लिस्ट ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। अब अफ्रीका में ये देखा गया कि वहाँ के व्यक्तियों में सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है, और ये सिकल सेल एनीमिया है ये एलील में म्यूटेशंस की वजह से है। अब इस सिकल सेल एनीमिया के कारण क्या होगा? आरबीसी की जो आकृति डिस्क शेप होती है, ये आरबीसी की आकृति अर्धचंद्राकार हो जाती है, सेमी मेनिस्कस टाइप हो जाती है। अब यहाँ पर देख रहे हो ये नॉर्मल आरबीसी है और इसकी आकृति चेंज हो गई है। और मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो भी अर्धचंद्राकार होता है। अब प्लाज्मोडियम और आरबीसी की दोनों की जब शेप और साइज सेम है, उस केस में ये प्लाज्मोडियम इस आरबीसी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। एंटर करके तो वो इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया के जहां नुकसान है वहां एक इसका फायदा भी है कि इन व्यक्तियों के अंदर मलेरिया रोग डेवलप नहीं होता है। तो ये कुछ 5 एस्पेक्ट है जो जनरल बैरियर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। Second important barriers, that is physical barriers. These barriers may be skin and mucous membrane, respiratory system, alimentary canal, urogenital tract और आंखें। ये शरीर के भौतिक अवरोधक है, फिजिकल बैरियर है। इनके बारे में एक एक बहुत ही कॉन्क्रीट और कंक्लूसिव पॉइंट है, केवल मैं वही आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट क्राइटेरिया इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। आउटर लेयर इज केराटिनाइज्ड विच कैनॉट बी डाइजेस्टेड। अब अपने स्किन की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है जिसको स्ट्रेटम कॉर्निया बोलते हैं, ये केराटिनाइज्ड होती है, और केराटिनाइज होने के कारण इसका सामान्य रूप से डाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है। आउटर लेयर रेगुलरली स्लफ ऑफ फ्रॉम द स्किन। अब ये स्किन की जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये निरंतर शरीर से उतरती रहती है, क्योंकि ये मृत लेयर है। जैसे शरीर के नाखून हैं, बाल हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये निरंतर बढ़ते रहते हैं। बाल बढ़ते हैं, बाल अपन काटते रहते हैं, नाखून बढ़ गए, नाखून को अपन काटते रहते हैं। इसी तरह स्किन की आउटर लेयर है ये डेंड्रूप के रूप में, खौरे के रूप में शरीर से निरंतर उतरती रहती है। स्किन इज ड्राई इन नेचर, सो माइक्रोबियल ग्रोथ स्टॉप्ड।
अब ये जो त्वचा है ये शुष्क प्रकार की है, ड्राई नेचर की है, और ड्राई नेचर की होने के कारण इनके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो नहीं हो पाती है। स्किन लिपिड कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, तो त्वचा के अंदर जो लिपिड होती है ये वसी अम्लों में कन्वर्ट हो जाती है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और फैटी एसिड्स बनने के कारण स्किन की पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है, और पीएच का मान 5 से 6 के बीच में हो जाता है। अब 5 से 6 पीएच का मान है, ये एक तरह से आंशिक अम्लीय माध्यम है, और इस आंशिक अम्लीय माध्यम में इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। सम स्किन माइक्रोबायोटा एक्ट्स एंटागोनिस्ट टू पैथोजेंस, कई बार स्किन के अंदर भी जो सूक्ष्म जगत के जो एनिमल्स पाए जाते हैं, प्राणी जात पाए जाते हैं, ये बाहर से प्रवेश करने वाले पैथोजेंस के प्रति अगेंस्ट होते हैं, एंटी होते हैं, यानी दे आर एंटागोनिस्ट टू पैथोजेंस। सीबम एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव कवर ओवर द स्किन, अपनी स्किन के अंदर सीबेसियस ग्रंथि होती है, और सीबेसियस ग्रंथि से सीबम नामक केमिकल्स निकलता है, और ये सीबम है एक तरह से लुब्रिकेटिव लेयर, एक तरह से इंसुलेटिंग लेयर स्किन के ऊपर ये बना देता है, एक तरह से सुरक्षात्मक आवरण है वो बना देता है। बाय रेगुलर वॉशिंग माइक्रोब्स वॉश आउट, अब दिन में हम 15-20 बार हाथों को पैरों को धोते हैं, तो जो जो अपन हाथ को धोते हैं, माउथ को धोते हैं, स्किन के अंदर यदि कोई सूक्ष्म जीव डेवलप भी होता है तो निरंतर वो साफ होता रहता है। सर्वाइकल म्यूकस, प्रोस्टेट सिक्रीशन एंड लाइसोजाइम क्लीव द बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट बिटवीन नाम एंड नाक, तो ये NAM और NAG इनके बीच में जो बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है, ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इन सर्वाइकल म्यूकस, प्रोस्टेट सिक्रीशन और लाइसोजाइम्स के द्वारा ये विदलित हो जाता है। सम सिक्रीशन प्रिवेंट्स एडिशन ऑफ माइक्रोब्स, और त्वचा में कुछ ऐसे सिक्रीटी प्रोडक्ट स्रावित होते हैं जिसके कारण माइक्रोब स्किन के साथ चिपक नहीं पाते हैं, तो उनका एडिशन जो होता है वो रुक जाता है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर है स्किन के कारण, इसलिए स्किन जो है वो बहुत ही बढ़िया बैरियर लेयर के रूप में ये मानी जाती है। सेकेंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, माइक्रोब्स एडहियर विथ म्यूकोसा, क्योंकि अपना जो नाक होता है नजल कैविटी, नजल कैविटी के अंदर म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और नाक के द्वारा कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी पैथोजन यदि एंटर करता है तो वो इस म्यूकस के साथ चिपक जाता है। ड्यू टू ह्यूमिडिटी हाइग्रोस्कोपिक माइक्रोब्स स्वेल, नमी की मौजूदगी के कारण ये माइक्रोब जो होते हैं ये फूल जाते हैं, एंड दे आर फैगोसाइटोस, और अंत में इनका फैगोसाइटोसिस हो जाता है। माइक्रोब एस्केप आउट बाय सीलियरी एक्शन ऑफ नजल पैसेज, अब नजल पैसेज जो होता है ये इसमें टर्बाइनल बोन होती है, घुमावदार रास्ता होता है, और इसकी जो एपिथेलियम है उसके अंदर सीलिया पाई जाती है, यानी सीलिएटेड एपिथेलियम है एक तरह की, और सीलियरी एक्शंस के कारण ये जो भी डेड जो माइक्रोब्स है, डेड पैथोजेंस है, या छोटे आकर के जो माइक्रोब्स हैं, ये सीलियरी एक्शंस के कारण नजल पैसेज से शरीर के बाहर निष्कासित हो जाते हैं। माइक्रोब्स विथ ए साइज ऑफ 10 माइक्रोमीटर आर ट्रैप्ड बाय नजल हेयर, अब नाक के अंदर सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, तो जिन माइक्रोब्स का आकार डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से बड़ा हो, ये माइक्रोब इन बालों के द्वारा वहां पर ट्रैप हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन रेस्पिरेटरी पैसेज क्लीट, तो कई बार बलात् शोषण होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, जैसे कई बार नाक में छींक आती है, मान लीजिए नाक में जरा से भी इरिटेशन हुई, इरिटेशन होते ही जोर की छींक आती है। अब छींक है ये भी एक तरह का फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, और छींक जब आती है तो इस नजल पैसेज में प्रेजेंट हजारों की संख्या में जो भी पैथोजेंस है, माइक्रोब्स है, वो शरीर के बाहर एस्केप हो जाते हैं। मैक्रोफेज सेल्स आर प्रेजेंट इन एल्यूलाई, फेफड़ों की जो कूपिकाएं होती है, एल्यूलाई होती है, इसमें मैक्रोफेज कोशिकाएं पाई जाती है, और ये मैक्रोफेज कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस की क्रिया करने में कैपेबल होती है। नेक्स्ट बैरियर इज एलिमेंट्री कैनाल, माइक्रोब्स डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड, अब इंटेस्टाइन के अंदर आमाशय जो होता है, आमाशय में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, और एसियल की प्रेजेंस के कारण स्टोमक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर पीएच का मान 2 से 3 तक होता है। अब इतने प्रबल माध्यम में
कोई भी माइक्रोब्स हो वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कई बार अपने मनुष्यों में देखा है कि जो आ, ये जो मांगने वाली जो कास्ट होती है, घुमक्कड़ जातियां होती है, ये जनरली रूखी सूखी बासी रोटी है वही खाती है। और बासी रोटी है उसमें वाली स्मेल आ रही है, बांस आ रही है, तो डेफिनेटली उस चपाती के अंदर सूक्ष्म जीव है। वो फंजाई भी हो सकती है और कोई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। लेकिन ये देखा है कि ये जो गरीब तबके के लोग हैं वो इन रूखी सूखी रोटी को खाते हैं, लेकिन इस भोजन में जो भी माइक्रोब्स होंगे, पैथोजेंस होंगे, वो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फैटी एसिड प्रोड्यूस्ड विच स्टॉप्स द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो फैटी एसिड जो बनते हैं, वसी अम्ल जो बनते हैं, ये वसी अम्ल भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। प्रोटोजोन सिस्ट स्टेफिलोकोकस नॉट अफेक्टेड बाय गैस्ट्रिक जूस। अब कई बार प्रोटोजोन के जो एनिमल्स है उनमें पूटी बनती है, जिसमें जर्म में बॉडी होती है, जर्म बॉडी के चारों तरफ 3 आवरण वाला एक कवर होता है, एपिसिस्ट, मीजोसिस्ट, एंडोसिस्ट। इसके अलावा स्टेफिलोकोकस कैटेगरी के जो बैक्टीरिया है ये आमाशय के गैस्ट्रिक जूस के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इसलिए आपके इंटेस्टाइन के अंदर यदि कोई सिस्ट एंटर कर गई तो वो सिस्ट बिना डाइजेस्ट हुए टॉयलेट के साथ शरीर के बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट बैरियर इज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। जनरली किडनी, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर्स आर स्टरलाइज्ड। तो जनरली देखा गया है कि अपनी बॉडी में जो किडनी है, यूरिथ्रा है और मूत्राशय, ये सभी निर्जमीकृत होते हैं, स्टरलाइज होते हैं। लेकिन यूरिथ्रा का डिस्टल पार्ट जो होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। ड्यू टू लेस पीएच ऑफ यूरिन सम बैक्टीरिया डिमिनिश। अब यूरिन की पीएच कम होने के कारण कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लोअर पार्ट इज प्रोवाइडेड विथ म्यूकस विच रिमूव्स पैथोजन। और इसका जो लोअर पार्ट है उसमें म्यूकस भी स्रावित होता है, म्यूकस के कारण भी पैथोजेंस का रिमूवल हो जाता है। इन फीमेल वेजिना ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। और फीमेल में जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें ग्लाइकोजन का रूपांतरण लैक्टिक एसिड में हो जाता है, और लैक्टिक एसिड बनने के कारण इसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट बैरियर है इसमें आंखें। म्यूकस सेल सीक्रेट्स म्यूकस। आंखों में जो म्यूकस ग्रंथियां होती है इसके द्वारा म्यूकस का स्राव होता है। टीयर्स कंटेन लाइसोजाइम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो आंखों में अश्रु ग्रंथियों से जो आंसू निकलते हैं, इन आंसुओं के अंदर लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबॉडीज भी पाई जाती है, इसमें विशेषकर इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज इसके अंदर पाई जाती है। टीयर्स कंटेन सेवरल सब्सटेंस लाइक फाइब्रोनेक्टिन। तो आंसू के अंदर कुछ विशेष मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं जैसे फाइब्रोनेक्टिन। टीयर्स कंटेन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस विच चेक्स द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो आंसू के अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। तो ये सेकेंड कैटेगरी के बैरियर है। अब अपन चलते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज केमिकल बैरियर। और केमिकल बैरियर जो है ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। फर्स्ट इज फाइब्रोनेक्टिन, सेकेंड इज हार्मोन, थर्ड इज बीटा लाइसिन, फोर्थ इज इंटरफेरॉन एंड फिफ्थ इज बैक्टीरियोसिड। और इन केमिकल का भी बहुत वंडरफुल रोल होता है माइक्रोब्स को रेगुलेशन में, पैथोजेंस के रेगुलेशंस में। फर्स्ट कैटेगरी इज फाइब्रोनेक्टिन। अब फाइब्रोनेक्टिन क्या है? फाइब्रोनेक्टिन इट इज ए हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन। यह उच्च अणुभार वाला ग्लाइकोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है। इट इंटरेक्ट्स विद सर्टेन बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया के साथ आपस में क्रिया कर सकता है, इंटरेक्शंस कर सकता है। इट कैन बाइंड्स विथ स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। फाइब्रोनेक्टिन जो होते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के साथ बाइंड हो सकते हैं। इट कैन आल्सो बाइंड्स विथ रिसेप्टर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये फाइब्रोनेक्टिन उपकला कोशिकाओं में पाए जाने वाले रिसेप्टर के साथ भी बंधित हो सकते हैं। इट कैन बाइंड्स विथ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और स्किन के नीचे जो कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर्स है, तो कोलेजन फाइबर है ये अपने शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन्स हैं। तो ये फाइब्रोनेक्टिन के जो मॉलिक्यूल है ये कोलेजन फाइबर के साथ भी ये बाइंड हो सकते हैं।
इस डायग्राम में आप देख रहे हो फाइब्रोनेक्टिन के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर इनकी पूरी एक्शन की जो प्रणाली है वो दिखाई गई है स्किन के अंदर। सेकेंड कैटेगरी इज हार्मोन। अब अपने शरीर में एक्टोडर्मल ग्लैंड्स भी है, मीजोडर्मल ग्लैंड्स भी है और एंडोडर्मल ग्लैंड्स भी है। अब शरीर में जो एंडोगाइन ग्लैंड्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनती है उनके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स वो प्राय प्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं। और बॉडी के जो ग्लैंड्स मीजोडर्म से बनती है उनके द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन या तो स्टीरॉयड नेचर के होंगे या फैट सोल्यूबल नेचर के होंगे। तो यहाँ पर मुख्य जो हार्मोन है जो शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं उन हार्मोन्स में मुख्य रूप से एक तो कॉर्टिकोस्टीरॉइड, सेकेंड इज एस्ट्रोजन जो कि फीमेल में स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन ये नर में स्रावित होता है, एड्रेनलिन जो कि एड्रेनल ग्लैंड्स के स्रावित होता है। दिस हार्मोन परफॉर्म्स प्रोटेक्टिव फंक्शंस। और ये जो हार्मोन होते हैं ये शरीर को सुरक्षात्मक प्रणाली है, शरीर की जो सुरक्षा है उसको ये प्रदान करते हैं। थर्ड इज बीटा लाइसिन। बीटा लाइसिन is a cationic polypeptide which is secreted by blood platelets। तो बीटा लाइसिन है एक प्रकार का ये कैटायोनिक पॉलीपेप्टाइड है जो रक्त में पाई जाने वाली प्लेटलेट कोशिकाओं के द्वारा या थ्रोम्बोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित होता है। इट कैन डिस्ट्रॉय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम है। इन मेल प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट जिंक PAF विच डेस्ट्रॉय सेवरल माइक्रोब्स। तो नर में प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा स्रावित तरल के अंदर ZN यानी जिंक PAF कारक पाया जाता है और ये कारक अनेकों प्रकार के सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने में सक्षम होता है। ये यहाँ पर केमिकल सिंबल मैंने दिखाया है बीटा लाइसिन का। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन्स। इंटरफेरॉन है ये कम अणुभार वाले ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं और इंटरफेरॉन भी एक तरह की एंटीबॉडीज है, लेकिन ये एंटीबॉडीज वायरस के इन्फेक्शन के कारण बनती है। तो वायरस के इन्फेक्शन के कारण शरीर में जो प्रतिरक्षी बनती है वो प्रतिरक्षियां इंटरफेरॉन के नाम से जानी जाती है। और ये इंटरफेरॉन 3 प्रकार की होती है, अल्फा टाइप, बीटा टाइप और गामा टाइप। इसमें गामा टाइप की जो प्रतिरक्षी है ये सबसे अधिक शक्तिशाली होती है और वायरस को डिस्ट्रॉय करने में ये कैपेबल्स है। इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। तो शरीर में जब भी वायरस का संक्रमण होगा ये गामा इंटरफेरॉन अप्रत्याशित मात्रा में शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। यहाँ पर ये फ्लो चार्ट दिखाया है जिसमें इंटरफेरॉन कैसे बनती है, कैसे इसका एक्शन होता है। ये यहाँ पर फिर एक फ्लो चार्ट दिखाया है। यहाँ पर ये जैसे वायरस है, वायरस का शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है और ये वायरस शरीर में एंटर करने के बाद में ये पूरी बॉडी की मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और इंटरफेरॉन के जीन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। इंटरफेरॉन के जीन एक्टिव होंगे तो इंटरफेरॉन का प्रोडक्शंस होगा। ये इंटरफेरॉन फिर दूसरी सेल में उपस्थित रिसेप्टर के साथ ये बाइंड होते हैं तो ये न्यूक्लियस को सिग्नल देंगे और इस न्यूक्लियस के अंदर फिर ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनने वाले RNA साइटोप्लाज्म में आते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर ये एंटीवायरल प्रोटीन्स है वो बनते हैं, यानी इंटरफेरॉन बनते हैं और ये इंटरफेरॉन इन वायरस को फिर ये डैमेज करने का काम करती है। तो ये कि सुंदर फ्लो चार्ट के रूप में इस फिगर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो होते हैं उनके द्वारा इन मॉलिक्यूल्स का स्राव होता है। दीज मॉलिक्यूल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियोसिन अन्य बैक्टीरिया की वृद्धि को अवमंदित करते हैं, इनहिबिट करते हैं। दे प्रोवाइड द एडेप्टिव फीचर्स टू देयर ओन प्रोड्यूसर्स। अब जिन बैक्टीरिया में बैक्टीरियोसिन्स का प्रोडक्शन होता है उन बैक्टीरिया में ये कुछ अनुकूलित लक्षणों को भी ये उत्पन्न करते हैं। समटाइम दे एनहांस द वायरुलेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड कैन डैमेज द होस्ट सेल।
तो कई बार ये भी देखा गया कि बैक्टीरियोसिन के प्रोडक्शंस के कारण इन जीवाणुओं की उग्रता जो होती है, वायरुलेंस प्रॉपर्टी जो होती है, वो बढ़ जाती है और ये बैक्टीरिया उल्टे उन होस्ट कोशिकाओं को डैमेज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे बेस्ट एग्जांपल है कॉलिसिन। कॉलिसिन है एक तरह का ये बैक्टीरियोसिन मॉलिक्यूल है जो ग्राम नेगेटिव प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित होता है। फोर्थ कैटेगरी है इसमें बायोलॉजिकल बैरियर। बायोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा? आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बैरियर, माइक्रोब हैव टू फेस द सेकेंड ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो कई बार क्या होता है कि प्राइमरी बैरियर को भेद कर सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसमें इनको फिर सेकेंड ऑर्डर का जो सुरक्षा प्रणाली है उसका सामना करना पड़ता है। एंड द सेकेंड ऑर्डर इज डेवलप्ड बाय बोन मैरो एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द RES। और शरीर में जो सेकेंड ऑर्डर की जो सुरक्षा प्रणाली है ये RES के नाम से जानी जाती है। RES का फुल फॉर्म होता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर जो है वो लिवर के द्वारा एसोसिएटेड है, स्प्लीन के द्वारा एसोसिएटेड है, लिम्फ नोड के द्वारा एसोसिएटेड है और बोन मैरो के द्वारा एसोसिएटेड है। अब इसमें लीवर है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, बोन मैरो है। ये अपना काम इन्फ्लेमेशन और फैगोसाइटोसिस, ये दो मुख्य घटनाएं हैं और ये जनरली फैगोसाइटोसिस से संबंधित है। इन्फ्लेमेशन में तो क्या होगा, शरीर में जब भी कोई पैथोजन का इन्फेक्शन होगा या कोई एंट्री होगी तो वहां पर ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण वो स्किन जो होती है वो लाल हो जाती है और वहां से फिर WBC ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करके भेद के उन पैथोजेंस के चारों ओर एकत्रित हो जाती है और ये कोशिकाएं फिर फैगोसाइटोसिस द्वारा उन माइक्रोब्स को डैमेज करने का काम करती है। और इन्फ्लेमेशंस में एक्टिविटीज क्या क्या होती है? आर्टेरियल डायलेटेड, आर्टरी जो होती है ये इनका डायमीटर बढ़ जाता है। शो ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड, इसलिए इनका रक्त प्रवाह जो होता है वो बढ़ जाता है। इन अफेक्टेड टिश्यूज, अफेक्टेड टिश्यूज में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। एडिमा डेवलप्ड ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, और जहां पर पैथोजन की एंट्री हो रही है, माइक्रोब्स की एंट्री हो रही है, एंटीजन की एंट्री हो रही है, वहां पर एडिमा डेवलप हो जाता है, यानी एक तरह से सोजन आ जाती है। और ये सोजन क्यों होती है कि इंटरस्पेशियल स्पेस जो होती है उसके अंदर फ्लूइड एकत्रित हो जाता है। ल्यूकोसाइट स्क्वीज आउट, ल्यूकोसाइट है वो धमनियों को भेद के बाहर आ जाती है बाय स्यूडोपोडिया एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डायपेडासिस। बाय कीमोटैक्सिस ल्यूकोसाइट प्रोसीड टुवर्ड्स पैथोजन एंड स्टार्ट फैगोसाइटोसिस। और कीमोटैक्सिक मोमेंट के कारण ये ल्यूकोसाइट फिर पैथोजेंस की तरफ, एंटीजेंस की तरफ ये माइग्रेट करते हैं और फैगोसाइटोसिस द्वारा उसको डैमेज करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है इसकी, इन्फ्लेमेशन है। ये इस फिगर में आप देख रहे हो, इस व्यक्ति का जैसे पैर है और पैर पे कोई भी माइक्रोब का जैसे यहाँ से एंट्री हुई तो इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो पूरी स्किन आप देख रहे हो लाल लाल हो गई है, रेडिश हो गई है और यहाँ पर हल्की सोजन भी आ जाती है। हल्की सोजन आती है तो ये एक तरह की एडिमा टाइप की सिचुएशन डेवलप हो गई और रक्तवाहिनियों से इन WBC के स्क्वीज होने की जो परिघटना है ये डायपेडासिस के नाम से जानी जाती है। ये इसका बहुत ही सुंदर ये फ्लो डायग्राम जैसे दिखाया इसके अंदर। ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो की रेट है वो बढ़ गई है और ब्लड वेसल से आप देख रहे हो ये कोशिकाएं हैं स्क्वीज होके बाहर आ रही है। अब स्क्वीज होके बाहर आ रही है और इधर से जो भी कोई पैथोजन है एंटर कर रहा है उसको ये चारों तरफ से घेर लेगी और फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसको फिर डैमेज कर देगी। इसके जो सेकंड स्टेप है दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन क्या होगी? इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स और एक्सटर्नल एजेंट्स बाय न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। तो शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव या अन्य कोई एक्सटर्नल एजेंट्स को न्यूट्रोफिल कोशिकाओं के द्वारा या मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा नष्ट करने की जो परिघटना है ये फैगोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। और फैगोसाइटोसिस 4 पदों में संपन्न होगा। फर्स्ट स्टेप इज कीमोटैक्सिस, सेकेंड स्टेप इज एडहिरेंस, थर्ड स्टेप इज इंजेशन एंड फोर्थ स्टेप इज डाइजेशन। इन चारों फिनोमेनन को इस फिगर के माध्यम से आप यहाँ देख रहे हो। फर्स्ट स्टेप इज कीमोटैक्सिस, केमिकल सिग्नल अट्रैक्ट
फेगोसाइट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कीमोटैक्सिस के कारण क्या होगा, फेगोसाइट कोशिकाएं जो होती है वो सूक्ष्म जीव की तरफ अट्रैक्ट होती है। सेकेंड स्टेप इज एडहिरेंस, अटैचमेंट ऑफ ए फेगोसाइट टू द सरफेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फेगोसाइट कोशिका है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सरफेस के साथ ये आसंजित हो जाती है, चिपक जाती है। थर्ड स्टेप इंजेक्शन की है, ये परिघटना ऑप्सोनाइजेशन के द्वारा होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट कॉटेड विद सीरम प्रोटीन्स मेकिंग इंजेक्शन इजियर। तो सूक्ष्म जीव जो है उसके ऊपर ऑप्शन प्रोटीन का एक आवरण बन जाता है, एक कवर बन जाता है जो कि प्रोटीन्स का बना होता है। तो प्रोटीन के आवरण बनने की जो घटना है ये ऑप्सोनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद में ये मैक्रोफेज कोशिकाएं WBC इस पैथोजेंस को डाइजेस्ट कर देती है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फेगोलाइसोसोम। तो ये एक बहुत ही डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। इसका एक और सिंपल फिगर यहाँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए WBC है कोई, ये मैक्रोफेज कोशिका है या फेगोसाइट सेल है, और ये बैक्टीरियम सेल है, ये इसके अंदर एंटर कर रही है। यहाँ पर ये फूड कप जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये इस सेल के अंदर आ गई, और सेल के अंदर आ गई तो ये फेगोसोम नामक रचना बन गई। अब इस फेगोसोम के साथ इस WBC के जो लाइसोसोम होंगे वो इसके साथ अटैच होते हैं। तो फेगोसोम और लाइसोसोम के मिलने से ये फेगोलाइसोसोम नामक रचना बनती है। और लाइसोसोम जो होते हैं इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम में यूं मान के चलो जितने भी मॉलिक्यूल है सभी मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। लगभग 32 तरह के एंजाइम्स एक लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। तो फेगोलाइसोसोम में क्या होगा, लाइसोसोम जो होते हैं इस बैक्टीरियल कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर देंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद में इसमें जो काम की चीजें जो होती है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाती है, और लास्ट में ये वेस्ट रचना बनती है। इसको रेजिडुअल बॉडी के नाम से जाना जाता है। ये रेजिडुअल बॉडी फिर इस कोशिका के द्वारा एक्सोसाइटोसिस के द्वारा निष्कासित हो जाती है। तो मैक्रोफेज सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस हो रहा है एक तरफ से, और एक तरफ से एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, और इसके जो कंपोनेंट हैं उसको लाइसोसोम के एंजाइम के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस दिखाई है फेगोसाइटोसिस के दौरान होने वाली। तो ये पाया गया कि फेगोसाइटोसिस की परिघटना जब होती है उस समय सुपर ऑक्साइड बनते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, सिंगलेट ऑक्सीजन बनती है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल की फॉर्मेशंस भी होती है। तो ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, जैसे NADPS प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये मॉलिकुलर ऑक्सीजन है लेकिन इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, और इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये फ्री रेडिकल के नाम से जाने जाते हैं, प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस NADP पॉजिटिव। यहाँ पर एंजाइम होगा NADPH ऑक्सीडेज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर ये 2O2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, और एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की प्रेजेंस में ये H2O2 में कन्वर्ट हो जाती है और मॉलिकुलर ऑक्सीजन रिलीज होती है। H2O2 जो होता है ये क्लोराइड आयन से रिएक्शंस करेगी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माइलोपेरोक्साइड, और यहाँ पर HOCl की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। HOCl है ये हाइपोक्लोरस एसिड है। ClO नेगेटिव प्लस H2O2 इक्वल टू 1O2 प्लस क्लोराइड आयन प्लस वाटर, और लास्ट स्टेप में O2 नेगेटिव प्लस H2O2 इक्वल टू हाइड्रोक्सिल प्लस हाइड्रोक्सिल आयन प्लस ऑक्सीजन। तो ये फेगोसाइटोसिस के दौरान होने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं। अब चलते हैं अपन इम्यून रेस्पॉन्स के सेकंड पार्ट में, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वही पिछले वाला फ्लो चार्ट एक बार फिर मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल टाइप की भी हो सकती है, आर्टिफिशियल टाइप की भी हो सकती है। नेचुरल इम्यूनिटी है ये फिर दो टाइप की है, एक्टिव टाइप, पैसिव टाइप। इसी तरह आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी दो टाइप की है, एक्टिव टाइप, पैसिव टाइप। इसकी फर्दर डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट इज नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू बेबी थ्रू प्लेसेंटा और कोलोस्ट्रम। इस तरह की जो प्रतिरक्षी प्रणाली होती है
इसमें मदर के शरीर में बनने वाली जो एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटा के द्वारा डेवलपिंग बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और विकसित हो रहे भ्रूण को यह सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा मदर जब अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो ब्रेस्ट से निकलने वाला जो मिल्क जो होता है इसको कोलोस्टम के नाम से जाना जाता है और इस मदर मिल्क में बहुत जबरदस्त एंटीबॉडीज होती है और वो छोटे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है। These antibodies are required up to development of immune system in infant। तो छोटे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग तब तक करवानी चाहिए जब तक उसमें उनका स्वयं का प्रतिरक्षी तंत्र है वो विकसित नहीं हो जाता है। तो विशेषकर 3 साल तक तो बहुत ही कंपल्सरी है। 3 साल तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए और इस ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा मिल्क के द्वारा विकसित हो रहे बच्चे को प्रतिरक्षा है वो प्रदान की जाती है और साथ साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी चलता रहता है क्योंकि इम्यून सिस्टम है वो बच्चों में 5 साल के बाद में विकसित होगा जब हड्डियों की बोन मैरो में ब्लड की सारी सेल्स बनने लग जाएगी, विशेषकर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हाँ, इसकी सेकंड जो टाइप है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी में क्या होगा, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए पर्सन इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन इन द कोर्स ऑफ डेली लाइफ। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है ये तब विकसित होती है जब प्राणी अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के एंटीजेंस के द्वारा उद्भाषित होता है। द इम्यून सिस्टम देन रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। अब प्राणी जब विभिन्न प्रकार के एंटीजन से उद्भाषित होगा तो उनके शरीर में अनेकों प्रकार की प्रतिरक्षाएं बनती हैं। विभिन्न प्रकार की टी लिम्फोसाइट है, उनका मैच्योरेशन जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। यूजुअली द इम्यूनिटी इज फॉर ए लॉन्ग टर्म और ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये लंबे समय तक कामगार होती है और विशेषकर जो मिजेल्स हैं जैसे चिकन पॉक्स है, माता जिसको बोलते हैं, चेचक बोलते हैं, इस तरह की इन्फेक्शंस में ये प्रणाली है वो काफी कामगार सिद्ध होती है। अब ये जो इम्यूनिटी है ये भी दो टाइप की हो सकती है, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और अपने ब्लड में जो लिम्फोसाइट सेल है वो दो तरह की है, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है और ये जितनी भी एंटीबॉडीज बनती है ये ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व रहती है। इसलिए बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली इसको HMI के नाम से यानी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से या ABMI यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हो जैसे बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है और ये एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया में जो रिसेप्टर है, एंटीजन रिसेप्टर्स हैं, उसके साथ ये जैसे बाइंड हो गई है। और इसी तरह वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी ये एंटीबॉडीज बनती है, लेकिन वायरस के इन्फेक्शन से बनने वाली एंटीबॉडीज है उनको इंटरफेरॉन के नाम से जैसे जाना जाता है। और सेकंड जो है इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रदान की जाती है और अपने ब्लड के अंदर सैकड़ों तरह की टी कोशिकाएं होती है जिसमें हेल्पर टी सेल है, मेमोरी टी सेल है, किलर टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है और इन टी सेल में सैकड़ों तरह के रिसेप्टर्स हैं जैसे T1 रिसेप्टर, T2, T3, T4, T5। तो इन रिसेप्टर की बेसिस पे भी है इनका नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे T4 लिम्फोसाइट, T8 लिम्फोसाइट। तो किस तरह के रिसेप्टर हैं इनकी प्लाज्मा झिल्ली में उसी के अकॉर्डिंग इनका नॉमेनक्लेचर होता है। लेकिन शरीर में जो कोशिकाओं के द्वारा जो प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है इसके अंदर मेनली मैक्रोफेज कोशिकाएं जैसे काम में आएगी, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं काम में आएगी, प्लाज्मा सेल है वो काम में आएगी, मैक्रोफेज सेल्स काम में आएगी, हिस्टियोसाइट काम में आएगी। तो बॉडी के अंदर सैकड़ों तरह की ये कोशिकाएं होती है और इसका भी एक बहुत जबरदस्त एक कोऑर्डिनेटेड वे में इसका एक पाथवे होता है, उस पाथवे के अकॉर्डिंग ये कोशिकाएं अपना काम करती है और इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इसको CMI के नाम से यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तृत डिटेल अगले व्याख्यान में मैं करूंगा जिसमें अलग से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा।
इसी तरह ह्यूमरल इमीडिएट इम्यूनिटी भी एक छोटा वीडियो आपके लिए मैं प्रिपेयर करूंगा। यहाँ पर ये कुछ बेसिक डिफरेंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो HMI ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। HMI इट लास्टेड फॉर फ्यू मंथ्स, ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये केवल कुछ ही महीनों तक विद्यमान रहती है। बट CMI इट इज लास्टेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये प्रतिरक्षा लंबे समय तक विद्यमान रहती है। HMI इज प्रोवाइडेड बाई बी लिम्फोसाइट, ये जो प्रतिरक्षा है ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि CMI टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रदान की जाती है। इन HMI इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, इस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है। लेकिन CMI के अंदर या तो कोशिकाएं बनती हैं या फिर लिम्फोकाइन या साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बनते हैं। दिस इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ये प्रतिरक्षा प्रणाली ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है, लसिका में पाई जाती है, म्यूकस सिक्रीशंस में पाई जाती है। जबकि सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो होती है इट इज प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यू, ये ब्लड में और लसी के उत्तकों में ये प्रेजेंट होती है। दिस इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड वायरस प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड। HMI की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में कामगार है, बैक्टीरिया द्वारा स्रावित टॉक्सिक पदार्थों को उदासीन करने में कामगार है, और शरीर के तरल में जो वायरस प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय करने में कामयाब है। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन इन्फेक्शन, हेलमिंथ इन्फेक्शन, कैंसर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि CMI जो है वो ग्राफ्टिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, ऑर्गन के प्रत्यारोपण में इसका बड़ा रोल है। वरना कई बार क्या होता है, अंगों का प्रत्यारोपण है वो फेल हो जाता है, क्योंकि मेडिकल साइंस में आजकल लिवर का भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, हार्ट के वाल्व का भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, और इस ये ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल हो जाता है, हो पाता है जब CMI सिस्टम है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा हो। हाँ, अब इसकी जो सेकंड कैटेगरी है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये इसकी फर्स्ट टाइप है। इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन अनअदर एनिमल्स और डेवलप्ड इन विट्रो आर इंजेक्टेड इनटू ए पर्सन। इस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली में क्या होगा, किसी दूसरे एनिमल के अंदर उत्पन्न एंटीबॉडीज को मनुष्यों के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, या कई बार पात्र के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है उन एंटीबॉडीज को भी मनुष्यों के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट्स एक्शन इज इमीडिएट। अब इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इसका प्रभाव तुरंत होता है, लेकिन इसका लाइफ स्पान कम होता है। इट इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन बिकॉज हाफ लाइफ ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी शॉर्ट, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल जो शरीर में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो इनकी अर्धायु बहुत कम होती है, इसलिए ये पूरी जिंदगी भर ये मॉलिक्यूल काम नहीं करेंगे। इसकी एक डेफिनेट लाइफ स्पान है कि ये 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने, तब तक ये काम करेंगे। ये जैसे यहाँ पर घोड़े की एंटी सीरम का जैसे यहाँ पर ये प्रोसेस दिखाया है। सपोज ये मान लीजिए स्नैक है कोई, अब स्नैक के जहर का इंजेक्शन जैसे घोड़े में दे रहे हैं, अब घोड़े में स्नैक का इंजेक्शन दे रहे हैं तो ये घोड़े के लिए एक तरह से एंटीजन्स का काम करेगा। अब एंटीजन का काम करेगा तो इस घोड़े के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, ये एंटीबॉडीज इस घोड़े के खून में आ जाती है। फिर क्या करेंगे, इस घोड़े का ब्लड जो होता है वो ब्लड निकाला जाता है और इस ब्लड को फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो सीरम जो होता है इस ब्लड का, उस सीरम के अंदर ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और ये सीरम जो होता है इसका फिर प्योरिफिकेशन कर लिया जाता है, इसका शुद्धिकरण कर लिया जाता है, और इसको फिर कांच की बाउल के अंदर इसको पैक कर लिया जाता है, और ये स्नेक की पॉइजन की जो है वैक्सीन बन गई, एंटीवेनम। लेकिन अलग अलग सांपों के लिए वैक्सीन भी अलग अलग होती है। जैसे मान लो आपको कोबरा सांप ने बाइट किया है तो उसमें कोबरा सांप की वैक्सीन ही काम में आएगी। आपको यदि वाइपर सांप ने काट लिया तो वाइपर सांप की वैक्सीन है वही काम में आएगी। आपको यदि बूंगारस ने काट लिया है तो बूंगारस की वैक्सीन है वही काम में आती है। इसलिए जब भी स्नेक बाइट होती है तो सांप का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर सबसे पहले ये पूछता है कि है सांप दिखने में कैसा था, क्या साइज थी, कैसा कलर था, उसके ऊपर धब्बों का पैटर्न, चकत्तों का पैटर्न कैसा था।
तो ये बातें स्नेक बाइटिंग जब भी हो तब ये बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। और इसकी जो सेकंड टाइप है, इसमें सेकंड सब टाइप, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इन दिस इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इस प्रणाली में क्या होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाता है, उनको एंटीजेंस की खुराक पिलाई जाती है। वैक्सीन कंटेन डेड माइक्रोब्स, और वैक्सीन जो होती है उसके अंदर मृत सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एटीन्यूएटेड माइक्रोब्स, यानी जो शांत स्वभाव के जो सूक्ष्म जीव है वो इसमें हो सकते हैं। एंड इनएक्टिव बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, और बैक्टीरिया के द्वारा जो स्रावी जो विषाक्त जो मॉलिक्यूल है, टॉक्सिन्स हैं, वो इसके अंदर हो सकते हैं। अभी जैसे कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, तो एक्चुअल में इस कोरोना की वैक्सीन में इसके मैसेंजर आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको जैसे इंजेक्ट किया जा रहा है। इसमें स्पाइक के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसको यूज किया जा रहा है। दीज इंड्यूसेस द इम्यून रिएक्शंस, और ये जो मॉलिक्यूल है, वैक्सीन है, ये शरीर में प्रवेश करेंगे, और शरीर में प्रवेश करेंगे तो शरीर का जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है वो एंटीबॉडीज के उत्पादन को क्या है, प्रेरित करता है। उससे इम्यून रिएक्शंस है वो प्रेरित होती है। और इससे आर्टिफिशियल टेक्निक के द्वारा आज सैकड़ों की तरह की जो बीमारियां हैं उस पर विजय हासिल कर ली गई है। और टीकाकरण अभियान है वो पूरे भारतवर्ष में चलाया जाता है, और किस आयु में, किस एज में कौन कौन से टीके लगाए जाए, ये एक पूरी स्टैंडर्ड टेबल होती है। जो भी आप हॉस्पिटल्स में नोटिस बोर्ड के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, ये जो बैनर के थ्रू आप वहाँ पर इसको आप देख सकते हो। और इस तरह की जो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्प्स, पोलियो, रेबीज, कोलेरा, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और मेनिंजाइटिस, इन सभी तरह के वैक्सीनेशन है वो आजकल हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। तो ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं जो छोटे बच्चों में डेवलप हो सकती है, लेकिन जब इनका टीकाकरण कर दिया जाएगा तो इनकी इम्यूनिटी, इम्यून बॉडी जो होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है, वो शरीर के अंदर बन जाती है। और जब भी इन वायरस का शरीर में इन्फेक्शन होगा तो मृत्यु की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि शरीर में मेमोरी टी सेल जो होती है वो याद रखती है कि ये कौन सा एंटीजन, कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया है या उसके मॉलिक्यूल शरीर में कब प्रवेश कराए थे। और ये लास्ट में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस। एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। एक्टिव इम्यूनिटी है ये होस्ट के स्वयं के प्रतिरक्षी तंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी इट इज गेन्ड पैसिवली बाय होस्ट, और ये होस्ट के द्वारा पैसिवली प्राप्त की जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड ड्यू टू कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एंटीजन्स। एक्टिव इम्यूनिटी एंटीजन के उद्भाषण के कारण, एंटीजन के संपर्क में आकर विकसित होती है। इन पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डेवलप्ड आउटसाइड द बॉडी आर इंट्रोड्यूस्ड। इसमें शरीर के बाहर जो एंटीबॉडीज उत्पन्न की जाती है उनको शरीर के अंदर देह में प्रविष्ट किया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। एक्टिव इम्यूनिटी है ये लंबे समय तक शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बट पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। लेकिन ये प्रतिरक्षी केवल थोड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए इसको ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। लेटेंट पीरियड प्रेजेंट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में एक्चुअल जो इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी उसके बीच में लेटेंट पीरियड है, यानी लेटेंट पीरियड वो पीरियड है या वो ड्यूरेशन है जिसके दौरान एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ये देखा गया है कि इसमें लेटेंट पीरियड जो है वो अनुपस्थित होता है। इम्यूनिटी इज मेमोरी। एक्टिव इम्यूनिटी है इसके अंदर मेमोरी सेल्स भी पाई जाती है, वो याद रखती है। बूस्टर इफेक्ट आफ्टर सेकेंड स्टिमुलस, और सेकेंड डोज देने के बाद में कई बार देखो आपने बूस्टर का टीका लगाया जाता है। बूस्टर का टीका है वो इम्यून सिस्टम को एकदम बूस्ट कर देता है, अप्रत्याशित रूप से उसको बढ़ा देता है। और ये जो इम्यूनिटी है इट इज विदाउट मेमोरी एंड सेकेंड स्टिमुलस इज नॉट इफेक्टिव। इसमें जो सेकेंड डोज है, सेकेंड जो स्टिमुलस है वो प्राय प्रभावी नहीं होती है। नेगेटिव इफेक्ट कैन बी डेवलप्ड। एक्टिव इम्यूनिटी के कुछ ऋणात्मक प्रभाव है वो शरीर में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के चाहे प्राय कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, देयर इज नो नेगेटिव इफेक्ट। एक्टिव इम्यूनिटी इज लेस इफेक्टिव इन इम्यूनिटी लेस पर्सन। जो जिन व्यक्तियों का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर है उसमें ये प्रतिरक्षा कम प्रभावी होती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी उन व्यक्तियों में भी प्रभावी होती है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। इट इज मोर इफेक्टिव इन इम्यूनिटी लेस पर्सन। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में। और ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी चैप्टर, ये मान लो इम्यूनोलॉजी का ये पहला चैप्टर है जिसमें इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, कैसे डेवलप होती है। तो बहुत ही शॉर्ट में सभी बातों को कवर करते हुए ये व्याख्यान मैंने आपके लिए तैयार किया है। एंड आई होप you like this lecture and this video, and kindly subscribe this channel, popularize this channel, and share this video with your friends, with your colleagues, with your faculty members। और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली thankful to you, I'm highly grateful to you। Have a good day। Thank you very much।